चलो देखो आप इधर। पिछले क्लास में आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आज बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको समझाया गया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये सब आप समझ गए थे। मेनली उसमें दो बात आपको समझना था कि इलेक्ट्रोलाइसिस दो केस में ही संभव है। या तो हम इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट कर दें और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, और दूसरा केस जो बनता है वह यह है कि या तो हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, वाटर में उस इलेक्ट्रोलाइट को डाल दें तो वह वहाँ पर केटायन और एनायन अपने आप टूट जाता है, और केटायन और एनायन के टूटने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो हम दो केस में इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और दूसरा जो केस हमारा होगा वह होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो मोल्टेन स्टेट वाला इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, ये एकदम आसान है, ये 2 मिनट में समाप्त हो जाता है। मेन टॉपिक है एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम भारी वाले को ही सबसे पहले पढ़ेंगे, और आप केस 1 हेडिंग डालिए। लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। और ये सब काम कैसे होगा इसको सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, उतारना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए क्योंकि यदि आज समझने में यदि दिक्कत हो गया तो अगला 5 दिन तक दिक्कत होते रहेगा। दूसरी बात, आप एक भी न्यूमेरिकल फैराडे लॉ पर बना नहीं पाएंगे, इसीलिए लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप समझिए, लिखाया बिल्कुल कम जाएगा। टोटल का क्लास आज का समझने और समझाने वाला है। देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में आप पानी भर लीजिए, और जिसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हैं, जिस इलेक्ट्रोलाइट का, उसको इसमें आप डाल दीजिए। जैसे यदि आप इसमें NaCl डालेंगे तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में, यानी हम इसमें NaCl ही डाल रहे हैं। हम इसको लिख दें, ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जैसे ही हम अंदर में NaCl डालेंगे तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब आपको क्या करना है, 2 रॉड यहाँ पर डालना है, और ये दोनों का दोनों रॉड पीटी होता है, पीटी रॉड। पीटी रॉड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यह इनर्ट नेचर का होता है, यह किसी के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं करता है। अब मान लीजिए कि अंदर में हम कोई साल्ट डाले जिसके साथ जो इलेक्ट्रोड हम डाले या जो रॉड डाले वह रिएक्शन कर ले, तब तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बदला कोई तीसरे काम स्टार्ट हो जाएगा ना। तो हमको कराना है यदि इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हम ऐसा कंपोनेंट इसमें डालेंगे जो अंदर के किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन ना करे। इसी के लिए यहाँ पर पीटी इलेक्ट्रोड लिए हैं, और इस तरफ भी पीटी इलेक्ट्रोड ही लिया जाता है ड्यू टू इट्स इनर्ट नेचर। पीटी रॉड, और इसको इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं हम लोग। ये भी इलेक्ट्रोड है और यह भी इलेक्ट्रोड है। पीटी रॉड लिया जाता है क्योंकि ये कैसा नेचर का होता है, इनर्ट नेचर, ड्यू टू इट्स इनर्ट नेचर। इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। देखो अब क्या कीजिए, आप इसमें अब हमको करंट का फ्लो करना है, तो आप एक सेल से इस दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दीजिए। इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए। जैसे ही आप यहाँ से जोड़ते हैं तो इस तरह से सेल में आपको पता होगा कि ऐसा करने पर करंट की जो दिशा है वह यह हो गई। मतलब इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से करंट सॉल्यूशन में आ रहा है, और इसके माध्यम से करंट सॉल्यूशन को लीव कर रहा है।
हम एक्चुअल में करंट की दिशा आपको बता रहे हैं कि किस इलेक्ट्रोड से करंट आ रहा है और किधर से सॉल्यूशन से बाहर जा रहा है। अच्छा, एक बात आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ये दोनों अपोजिट होता है। यदि हम करंट का डायरेक्शन ये लिए हैं तो निश्चित है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये रहा होगा। समझे आप बात को? करंट इधर से होके इधर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से होके इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से होके इधर जाएगा तो ये रॉड कैसा हो जाएगा पता है आपको? निगेटिव। और ये रॉड कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एक रॉड हो गया निगेटिव और दूसरा रॉड हो गया पॉजिटिव। अब आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप किसको एनोड कहते थे और किसको कैथोड कहते थे? निगेटिव रॉड को एनोड कहते थे और पॉजिटिव रॉड को कैथोड कहते थे। यहाँ पर एकदम उसका उल्टा काम करेंगे। पॉजिटिव रॉड को यहाँ पर हम एनोड कहेंगे और निगेटिव रॉड को यहाँ पर हम लोग कैथोड कहेंगे। इसका प्रॉपर रीजन क्या है ये भी आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो ये निगेटिव रॉड है तो ये क्या कहलाएगा? कैथोड। और ये क्या कहलाएगा? एनोड। अभी हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि ये बस कहेंगे, कैसे कहेंगे उसको हम चेक करते हैं। सुनिए अब आप, पिछले क्लास में हम NaCl को मेल्ट कर दिए थे तो ये Na+ और Cl- में बदला हुआ था। हम जब दो रॉड डालेंगे इसमें और यही काम यहाँ पर कराएंगे तो क्या होगा, पहले आप इसको समझ लीजिए फिर हम यहाँ पर पहुँचेंगे। देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ NaCl है, यहाँ पर वाटर वगैरह नहीं है। आपको याद है NaCl जो लिक्विड हम कल लिए थे ये कन्वर्ट कर गया था Na सॉलिड में और साथ साथ Cl2 गैस बन गया था, हाफ Cl2 गैस। कल रिएक्शन लिखे थे ना इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ कैसे था, थोड़ा अब इसको समझ लीजिए। कल टाइम नहीं मिला था इसलिए बोल नहीं पाए थे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस बात को समझने के लिए। जब आप यहाँ पर करंट डाले होंगे तो एक जिसको आप प्लस बोल रहे हैं और दूसरा जिसको आप माइनस बोल रहे हैं, तो माइनस का मतलब है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, क्योंकि हम चार्ज का फ्लो करवा रहे हैं सेल के द्वारा। इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो चार्ज का फ्लो ही ना हो रहा है। तो ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यह Na+ क्या करेगा, यहाँ से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के बाद यह सोडियम आयन नहीं रहेगा, यह सोडियम का सॉलिड बन जाएगा और जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा वहीं पर वो सॉलिड बन के चिपक जाएगा। तो ये कहाँ पर जाके सट जाएगा? इस रॉड पर, Na सॉलिड के रूप में। अब यहाँ आइए, ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यह Cl इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तब ना कंटिन्यूस। देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से आया, गेन कर लिया कौन? Na+, और इसको इलेक्ट्रॉन दे कौन दिया? Cl-, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से आया और इधर चला गया, करेंट इधर से आया इधर चला गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेल जो लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन दिया और इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में घूमा होगा, फिर घूमकर सब जगह घूम के फिर इस रॉड में चला गया होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? ये कतई संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री स्टेट में पाया नहीं जाएगा, वह किसी न किसी के अंदर चलेगा। यहाँ पर यदि हम इस दोनों रॉड को एक साथ सटा दें यदि, तब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फ्लो संभव है। यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा इधर चला जाएगा, यहीं पर न शॉर्ट लगेगा फिर। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर जरूर लेकिन डायरेक्ट नहीं गया है। Na+ और Cl- उसके ट्रांसपोर्टिंग का काम किया है। कैसे काम किया है? ये इलेक्ट्रॉन एक लिया तो Na+ जाके इसमें चिपक गया। Na+ जब यहाँ पर चिपका तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन चला गया? Cl-। Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको दे दिया तो Cl अकेला हो गया। यही काम यदि 2 बार रिपीट हो जाए तो आपको नहीं लगता है कि 2 Na+ यहाँ पर चिपक जाएगा और 2 Cl मिल के 2 इलेक्ट्रॉन देगा और वह दोनों का दोनों Cl एटम आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्म में बंध जाएगा और वह क्या बना देगा? Cl2। इस तरह से इस रॉड पर क्लोरीन गैस निकलने लगेगा और इस रॉड पर सोडियम निकलने लगेगा। और बताइए केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ कि नहीं? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख पा रहे हैं
कि Na+ यहाँ पर जाके चिपका है और Cl- यहाँ पर जाके चिपका है। चिपकना ये थोड़ा ठेठ लैंग्वेज हो गया यहाँ समझाने के दौरान। यदि हम थोड़ा केमिकल टर्म में इसको बोलें या स्टैंडर्ड टर्म में इसको हम लोग बोलें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि Na+ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब Na+ का रिडक्शन हुआ, कह सकते हैं या नहीं। Cl- यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ। देखो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या कहीं भी एनोड और कैथोड का मतलब सेम होता है। एनोड का मतलब ही होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली बात हो रही है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाली बात हो रही है। और कैथोड का मतलब ही होता है रिडक्शन हाफ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने वाली बात हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक जगह रिडक्शन हो रहा है और एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। अब आप सोचिए यहाँ पर ये माइनस चार्ज है ना, और हम इसको क्या मान लिए हैं, कैथोड, और कैथोड माने हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कौन सा काम होगा, रिडक्शन, यानी इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम होगा। तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ है वो तो हम करवाए हैं सेल के द्वारा। अब जब ये चार्ज डेवलप हुआ इसका मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, और Na+ जाके उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। या कोई प्लस वाला यदि उसको गेन करता है तो गेन करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ। बताइए कैथोड है तो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और कैथोड है तो चार्ज कैसा यहाँ पर हुआ, निगेटिव। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा चलता है। यहाँ पर निगेटिव है तो कैथोड कहेंगे, वहाँ पर निगेटिव होता तो एनोड कहते, और यहाँ पर निगेटिव वाले पर ही रिडक्शन होता है, जबकि आप वहाँ देखे थे निगेटिव वाले पर ऑक्सीडेशन हुआ था। क्यों हुआ था, यदि इसका रीजन आप जानना चाहते तो यह भी जान लीजिए। वहाँ पर जो ये निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ था वहाँ पर कोई सेल चार्ज को क्रिएट नहीं किया था। वहाँ पर यह चार्ज तब डेवलप हुआ था जब जिंक इलेक्ट्रॉन को निकाला था और वह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रॉड पर चढ़ा था। यानी ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है ये डेवलप हुआ पहले और रिडक्शन हुआ बाद में। और वहाँ पर जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही थी वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ पहले और चार्ज डेवलप हुआ बाद में, लेकिन चार्ज तो दोनों तरफ निगेटिव ही डेवलप हुआ। तो बातें तो बदल गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसेस है तो ये रिडक्शन हाफ कैथोड के अंतर्गत आएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और वहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ के अंतर्गत आता था, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ के लिए हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, एनोड को, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl- यहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन हाफ होता है। आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया कि कैसे हम माइनस प्लस माने हैं और क्यों हम किसी को कैथोड और किसी को एनोड कह रहे हैं, और कैसे हम ये समझे कि हर वक्त एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। बताइए किन्हीं को कोई परेशानी है इसमें? तो इसका इतना ज़रूरत था। अब देखो यहाँ पर समझाने के दौरान कुछ ऐसा बात हम यहाँ पर बोले हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि वो बात हम बोलते तो तुमको समझ में नहीं आता। हम कुछ गलत बात बोल के समझाए हैं जो थोड़े देर के बाद अपने आप सही हो जाएगा, नहीं तो आप समझते ही नहीं। मेन बात ये था ना कि जो चीज़ हम समझाना चाह रहे थे उसमें इसके इंटीरियर उस कंसेप्ट का ज़रूरत नहीं था। अभी हम जैसे बोले थे ना कि Na+ कहाँ जाके चिपकेगा, इस रोड, इसी न रॉड पर चिपकेगा। अब आगे देखिए बात बदल जाएगी। यही तो है केमिस्ट्री। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि पागल बन रहे हैं, एकदम आपको लगेगा उचित काम हो रहा है। देखिए कैसे। सबसे पहले यदि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा और इसमें भी रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। तो उससे पहले इसका जो जनरल टर्म था जो हम बोले हैं उसको हम एक तरफ से पहले लिखा देते हैं तुमको, नहीं तो बाद में फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहला आप ये फिगर उतार लो, फिगर उतारिए, फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो लिखा दिया जाएगा और उसके बाद इसका जो कंसेप्चुअल रिएक्शन होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। ये फोटो अब आपको बार बार बनाना पड़ेगा, कम से कम 15-20 बार तो बनाना ही पड़ेगा आगे। पंद्रह 20 बार, ऐसे नहीं,
15-20 बार बनाना पड़ेगा, ऐसे सोचिए। वो बहुत हम कम बोले हैं, गलती से प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा तो और ज़्यादा लगेगा। ऑनलाइन पीडीएफ बन रहा है आप लोगों के असाइनमेंट का, ठीक है? वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, हार्ड कॉपी आपको मिल नहीं पाएगा अभी, लेकिन वो भी सॉफ्ट कॉपी भी जो मिलेगा, मान लीजिए वो अभी तुरंत नहीं मिलेगा, वो बन ही रहा है तो बन के मिल जाएगा। तो आप लोग जो चैप्टर पढ़ लिए हैं ना, उस सब चैप्टर को बना लीजिएगा। और नहीं बने तो क्या, क्लास में नहीं पूछेंगे, वो सब एक्स्ट्रा टाइम है। क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने वाला काम होगा, चूँकि टाइम आपके पास बेहद कम है लॉकडाउन की वजह से। सबसे पहला बात यह कहेंगे हम लोग कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जनरली पीटी रॉड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड ड्यू टू इट्स इनर्ट नेचर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जनरली हम लोग पीटी रॉड का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वह इनर्ट टाइप का होता है, या किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्योंकि यदि नॉर्मली किसी के साथ रिएक्शन करने लगे तो तीसरे खेल स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो इलेक्ट्रोलाइसिस की वहाँ पर बात ही नहीं बनेगी ना। लिखेंगे इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल generally in electrolytic cell generally pt rod, platinum rod, generally platinum rod is used as electrode due to its inert nature, due to its inert nature। हो गया, लिख लिए। इसका दूसरा पॉइंट सुनिए कि पहले, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट enter in the solution is called anode, while electrode from which current leave the solution is called cathode। हाँ या ना, एरो दीजिए, लिखिए। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल electrode from which in electrolytic cell comma electrode from which current enter 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 in the solution, enter in the solution is called anode, and electrode from which current leave the solution is called कैथोड। क्लियर है यहां तक? तीसरा बात सुनिए पहले, इन दिस सेल चार्ज ऑफ एनोड इज टेकन पॉजिटिव वाइल चार्ज ऑफ कैथोड इज टेकन निगेटिव। कह सकते हैं या नहीं? लिखिए, रो देखिए। इन दिस सेल charge of anode rod
In this cell, charge of anode rod is taken positive. Charge of anode rod is taken positive, while charge of cathode rod is taken negative. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिल्कुल उल्टा माना जाता है ना यहाँ पर। सुनो, अब यहाँ से फिर से समझने वाला बात स्टार्ट हो जाता है। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन हाफ। और एनोड पर तो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन इन दिस सेल, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड। ये बात तो हर सेल में होता है, इसका तो ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बिल्कुल हर जगह यही होगा। आप लिख लो इसको भी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स। देखो ये बात लिखना तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिल्कुल उल्टा काम यहाँ चल रहा है। गलती से कहीं तो ये सोच लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ होता था और कैथोड पर रिडक्शन हाफ, और यहाँ पर उल्टा कहीं हो जाए। मन में आ सकता है ना कभी बाद में, इसलिए इसको लिख लीजिए। क्या लिखें? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑलवेज अकर्स एट एनोड, oxidation half reaction always occurs at anode, while reduction half reaction always occurs at cathode. Oxidation half reaction always occurs at anode, while reduction half reaction always occurs at cathode. सुनिएगा, सुनिए। मान लो ये प्लस वाला कोई एलिमेंट और ये माइनस वाला एलिमेंट, नहीं कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्पेसीज है, तो प्लस वाला कहाँ जाके चिपकेगा? कैथोड पर। और प्लस वाले को ही हम लोग कैटायन कहेंगे और माइनस वाले को एनायन। तो ये देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब आप बनाओगे तो उसमें दो ही चीज़ रहेगा, या तो कैटायन या फिर एनायन, और इसी दो में से किसी का ऑक्सीडेशन होना है और किसी का रिडक्शन। तो बताइए आपकी रिडक्शन किसका होगा? क्या जिस पर माइनस चार्ज पहले से है वही और इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? तो कौन गेन करना चाहेगा? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स वी कैन से दैट कैटायन रिड्यूस्ड एट कैथोड। हाँ या ना? कैटायन रिड्यूस्ड एट कैथोड का मतलब कैटायन ही ना कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वाइल एनायन ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। क्योंकि एक तरफ रिडक्शन हुआ है तो दूसरे तरफ तो ऑक्सीडेशन होना ही है। ये यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ने का काम करेगा और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। इस बात को भी लिखिए। लिखेंगे कैटायन रिड्यूस्ड एट कैथोड, कैटायन रिड्यूस्ड एट कैथोड while anion oxidized at anode। हो गया, लिख लिए? सुनिए, अब यहाँ से इसका कंसेप्चुअल और ख़तरनाक टर्म स्टार्ट होता है। अब आप सुनना और समझना शुरू कीजिए, अब आपको लिखना कुछ भी नहीं है। वाटर यदि प्योर भी है किसी ग्लास में
तो भी ये अपने आप टूटता रहता है H प्लस और OH माइनस में। यदि यहाँ पर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाए हैं तो आपको जो Na प्लस दिख रहा है और Cl माइनस ये आपको अधूरा दिख रहा है। एक्चुअल में इसमें दो और तरह का आयन होगा, एक होगा H प्लस और दूसरा होगा OH माइनस, क्योंकि वाटर का भी तो सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। यानी जब एक्वस सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो उसमें आपको वाटर के आयन को हमेशा कंसीडर करके चलना है, हमेशा, चाहे वह उसका चर्चा क्वेश्चन करे या क्वेश्चन ना करे। आप कह रहे हैं कि हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर ले रहे हैं, आपको यहाँ पर आयन को या तो रिड्यूस कराना है या फिर ऑक्सीडाइज कराना है, तो आपके दिमाग में ये पहले आना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा आयन है। तो टोटल तरह के आयन को आपको समझ लेना पड़ेगा पहले, तब जाके आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हैं। आंख बंद करके इलेक्ट्रोलाइसिस कराइएगा, होगा कुछ, आप कहिएगा कुछ। तो चूंकि यदि ये मेल्ट रहता ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ Na प्लस रहता और Cl माइनस रहता, उसमें कोई लफड़ा नहीं था। Na प्लस चला जाता इधर और Cl माइनस आ जाता इधर। लेकिन पता है तुमको यहाँ पर लफड़ा है, यहाँ पर केटायन के रूप में Na प्लस भी है और H प्लस भी है, एनायन के रूप में Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है। तो यहाँ पर लफड़ा यह है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम यानी रिडक्शन का काम कोई ना कोई केटायन करेगा। ये जस्ट अभी सेकेंड लास्ट पॉइंट में आप लिखे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि केटायन तो दो है, यहाँ पर H प्लस भी है और Na प्लस भी है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करे? यहाँ जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया है ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये जो निगेटिव आया है इसको कौन लेगा? H प्लस लेगा या Na प्लस लेगा या दोनों लेगा? बताइए, बोलिए। इसमें इलेक्ट्रॉन वह लेगा जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अधिक होगी। अब बात समझ में आया? ये तय है कि H प्लस या Na प्लस यही दोनों में से कोई यहाँ पर आएगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। Na प्लस यदि इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सोडियम मेटल बन जाएगा। यदि H प्लस गेन किया तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक हाइड्रोजन एटम बनेगा। दूसरा H प्लस एक और इलेक्ट्रॉन लेके एक और हाइड्रोजन एटम बनाएगा। दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा। तो दो बात हो सकती है यहाँ पर। अब सोचना यह है कि H प्लस इलेक्ट्रॉन ले या Na प्लस, तो हम बता रहे हैं लेगा वही इलेक्ट्रॉन जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता अधिक होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको कैसे पता कि किसकी क्षमता अधिक है और किसकी क्षमता कम? तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को कौन बताता है? SRP। याद है आपको, पिछले क्लास में बताए थे। जिसका SRP वैल्यू अधिक होगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी होगा वह अधिक होगा। जिसका SRP वैल्यू अधिक होगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी अधिक होगा, और जिसका SOP वैल्यू अधिक होगा उसका इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता अधिक होगा। बात समझ में आ रही है? या फिर यदि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में ना बोले, जो कि बुक चर्चा ही नहीं करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो हम इसी को एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। जिसका SRP वैल्यू अधिक होगा उसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी अधिक होगा, और जिसका SRP वैल्यू कम होगा उसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी अधिक होगा। तो अब हमको तो कैथोड पर तो एक ही काम ही करना है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम, और हाइड्रोजन और Na प्लस है। तो अब हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि H प्लस का अधिक है SRP या Na प्लस का SRP अधिक है। इसके लिए आपको EMF सीरीज की जरूरत पड़ेगी जो पिछले क्लास में आप लिखे हुए हैं। टेबल पलटिए और उस टेबल पर समझ के हमको बताइए कि H हाइड्रोजन और सोडियम में SRP वैल्यू किसका अधिक? चलिए हम पूछते हैं आपसे। अरे पेज पलटा रहे, बताइए हाइड्रोजन का अधिक है इस पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए। SRP मान हाइड्रोजन का अधिक है इस पक्ष में। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, जो हाथ नीचे किए हुए हैं उनको हम ये समझेंगे कि वो ये समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन का SRP मान कम है, और ये जो बीच वाला टर्म आएगा ना कि हम जान ही नहीं रहे, थोपिया देंगे नीचे उतर के, छोड़ेंगे नहीं, मार के बखलैया छोड़ा देंगे। किसका SRP मान अधिक है चेक करके बताइए। अब हाइड्रोजन का। पता है क्यों हाइड्रोजन का SRP मान अधिक है?
क्योंकि आप जो ऑर्डर लिखे हैं वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और आप देखिए हाइड्रोजन से ऊपर सोडियम, सोडियम का एसआरपी वैल्यू निगेटिव होगा, देख लो, और हाइड्रोजन का है 0। तो एसआरपी मान सोडियम का निगेटिव है, हाइड्रोजन का 0 है, तो हाइड्रोजन का अधिक है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम सोडियम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम हाइड्रोजन करेगा। और यही बात ना थोड़ी देर पहले हम कुछ उल्टा बोल गए थे। उल्टा ने आपको कुछ और बात समझाने के लिए हम वो बात बोले थे कि देखो सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ रिडक्शन होगा, और कैथोड एनोड हम समझा रहे थे। वास्तव में यहाँ पर सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ही नहीं, क्योंकि उससे अधिक प्रबल क्षमता वाला इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला स्पेसीज इसमें ऑलरेडी उपस्थित है, जो कौन सा है, हाइड्रोजन। आई बात समझ में? तो अब हम इसको रिएक्शन पर समझेंगे। चलिए लिखिए, तो लिखिए एट कैथोड। कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा जी? रिडक्शन हाफ। कैथोड पर कौन रिड्यूस होता है? कैटायन। तो हम यहां लिख देते हैं कैटायंस आर reduced at कैथोड। कैटायन कौन कौन है? H प्लस और Na+। दोनों में रिड्यूस कौन होगा? H प्लस। एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक हाइड्रोजन एटम बनाएगा। यदि हम 2 H प्लस ले लें तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और पता है ये क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। अब जैसे ही तुम इसमें स्विच ऑन करोगे, तुम देखोगे यहां पर रॉड के आसपास से बुलबुला निकल रहा है। वह बुलबुला किस चीज का होगा? वह हाइड्रोजन गैस का बुलबुला होगा। आई बात समझ में? देखिए केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया ना, हाइड्रोजन गैस बनने लगा ना। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं भाई। देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसी रिएक्शन को ना एक और तरह से लिखा जा सकता है, थोड़ा बोर्ड पर देखिएगा, समझ जाइएगा आप। ये H प्लस आया कहाँ से होगा? H2O से। यही ना टूटा होगा H प्लस में और OH माइनस में। कुल कै गो H प्लस हम यूज में लाए हैं? 2। तो हमको 2 मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। ये 2H2O टूटेगा 2H प्लस में और 2H माइनस में। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, आगे बढ़े ना। अब यही 2 H प्लस ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट किया किस में? H2 गैस में। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बदल गया हाइड्रोजन गैस में और साथ साथ 2OH माइनस में? समझे हम क्या क्या बोल गए? H2O से ही ना हमको 2H2 प्लस मिला, और यही H2 प्लस ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना दिया। तो यदि हम हाइड्रोजन गैस लिखें तो हम इस दोनों को नहीं लिखेंगे। समझे आप? तो इसी रिएक्शन को और करके एक और तरह से लिखा जा सकता है, और वह तरीका यह है कि H2O का 2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट कर गया हाइड्रोजन गैस में। गैस बन के उड़ गया होगा इलेक्ट्रोड के पास से और छोड़ गया सॉल्यूशन में कौन चीज? 2OH माइनस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, इसी को तुम एक और तरीके से चाहो तो लिख सकते हो। लिख नहीं सकते हो, लिख तो हम ऑलरेडी दिए हैं, समझ सकते हो। प्रोडक्ट में क्या क्या बना बताइए? हाइड्रोजन गैस और 2OH माइनस। अब जरा देखिए यहाँ पर 2OH माइनस के साथ 2 OH माइनस, 2H प्लस के साथ 2 OH माइनस भी नहीं रहा होगा। ये दोनों आया कहाँ से? कहाँ से आया? 2H2O से, H2O के 2 मॉलिक्यूल से। अच्छा, ये दोनों इससे आया तो हम इसको हाइड कर देते हैं। अब यही H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बदल गया किस में? हाइड्रोजन गैस में, और ये तो बैठा हुआ रह गया 2H माइनस। तो हम चाहें तो नहीं लिख सकते इसको 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर रहा है H2 गैस में और साथ साथ 2H माइनस पानी में रह जा रहा है। ये एक बेहद पॉपुलर रिएक्शन है, और पता है इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन ऑफ वाटर। क्यों कहे रिडक्शन ऑफ वाटर? ये तो आपको समझ में आ गया होगा। काहे कहे? क्योंकि यहाँ पर वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करने के पश्चात H2 और 2H माइनस का
निर्माण कर रहा है। आप रिएक्शन लिख लो दोनों। रट जाइएगा रिएक्शन को। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ वाटर। सीबीएसई वाले लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 गो ऑप्शन दे देगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बोथ, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन रहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ वाटर। यही है रिडक्शन ऑफ वाटर। और बिहार बोर्ड वाले भी ध्यान दीजिए, भारी क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ पागलपन कर सकता है। ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होता है, क्वेश्चन पूछने वाला जगह है ये। ये पूरा बात लिखा कि नहीं है कैथोड से? हो गया, लिख लिया आप? अच्छा, आप ये बताइए कि आप किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। केस 1 आप पढ़ रहे हैं ना, आप एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। यानी जब जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे आप वाटर लेंगे, क्योंकि आप तो पहले ही कह दिए कि हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। और जब जब आप वाटर लेंगे तब तब इसमें H+ रहेगा। और जब जब H+ रहेगा, जनरली H+ ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि आप पेज पलटिए, वो EMF सीरीज पलटिए। H+ के ऊपर ही सारा का सारा मेटल है, 4-5 गो को छोड़ के, है ना। जैसे NaCl लिया तो सोडियम ऊपर है, KCl लिया पोटासियम ऊपर है, CaCl2 लिया कैल्शियम ऊपर है कि नहीं। हाइड्रोजन के नीचे देखिए, और पॉजिटिव, यदि आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसका पॉजिटिव पार्ट हमेशा हमेशा मेटल ही होता है। तो जब आप किसी भी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे ना, तो हमेशा कैथोड पर H+ का ही रिडक्शन होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, और पता है वह एक्सेप्शन कौन कौन होगा? वह एक्सेप्शन वह सारा एलिमेंट होगा जो EMF सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है। और मेटल के केस में देख लीजिए, 5 एलिमेंट, 5 मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन के नीचे है। देखिए, Au, कॉपर, Hg, प्लेटिनम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर और मरकरी। इसको छोड़ के हाइड्रोजन के नीचे कोई नहीं है। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फ्लोरीन, ब्रोमीन। मार के मुँह फुला देंगे, एकदम से लाल कर देंगे पकड़ के मुंह। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव पार्ट बन के आएगा सॉल्यूशन में? अरे हम केटायन का ना रिडक्शन कराएंगे, क्या फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को प्लस बनते हुए देखा है? तो हम पहले बोल दिए कि तुम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो जिसका पॉजिटिव पार्ट हमेशा मेटल रहेगा, तो फिर आप फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर कैसे जा रहे हैं? वो तो नॉन मेटल है। यदि वो EMF सीरीज में नीचे भी है तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, एरो दीजिए, फटाफट लिखिए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, generally H+ ion, generally H+ ion reduced at cathode, generally H+ ion reduced at cathode। नीचे लिख देंगे एक्सेप्शन। अभी देखो केटायन के रूप में कौन कौन था? H+ था और Na+ था ना। यदि इसी Na+ के जगह पर गोल्ड रहे, Ag रहे, कॉपर रहे, Hg रहे, प्लेटिनम रहे, तो ऐसी स्थिति में ये सब आयन के रूप में रहेगा, मतलब प्लस प्लस बन के रहे, तभी हाइड्रोजन ना करके ये सब करेगा। नहीं तो इस 5 गो के सिवा कोई भी प्लस के रूप में रहेगा तो उस केस में हाइड्रोजन का ही रिडक्शन होगा, दूसरे का रिडक्शन नहीं होगा। एक्सेप्शन में वो 5 लिख दीजिए। अब इसका दूसरा, अभी तुम हाफ रिएक्शन ना समझे हो,
यही सब दिक्कत है 40 मिनट के क्लास में। पूरा टॉपिक समाप्त नहीं होता है, क्लास को रोकना पड़ता है। अब इसका एगो अब अभी कैथोड वाला ही समझें, अब हम लोग पढ़ेंगे एनोड वाला। एनोड वाला में भी बहुत समझाना पड़ता है, उसमें भी 2 आयन है, वहाँ तो और ज़्यादा लोचा लगा हुआ है। वो जब आप कल पढ़िएगा तो समझिएगा। आज रहने दीजिए यहीं तक, कल हम लोग पढ़ेंगे एट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।